Starting with today's motivational quote. So today's motivational quote is forget the mistake and remember the lesson. देखो we all are human being, ठीक है, सब मिस्टेक करते हैं, लेकिन मेन थिंग क्या है कि जो आप मिस्टेक कर रहे हो उसे आप दोबारा रिपीट ना करो. एंड वन मोर थिंग दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इज हर मिस्टेक आपको कोई ना कोई लेसन सिखा के जाती है, ठीक है. एंड यू शुड रिमेम्बर दिस दैट लेसन, राइट, कि आपने उस गलती से क्या सीखा. एंड जब आप उन लेसन्स को याद रखते हो, उनको ध्यान रखते हो, तो वो चीजें कभी भी आप दोबारा से ऐसी मिस्टेक नहीं करोगे. ओके, सो इट्स फाइन कि हम सभी मिस्टेक करते हैं, बट मेन थिंग इज कि आप उस मिस्टेक से कुछ सीखो. जो आप उसने उस मिस्टेक ने जो आपको सिखाया है उसको आप याद रखो, राइट, एंड उस मिस्टेक को रिपीट ना करो. ओके, so this is your subject outline. What is marketing, beta? It's all about understanding the human needs and want, delivering them the right kind of product that can satisfy them better, and building long-term relationship with them. Okay, so there are few steps in marketing. The first step in marketing is to understand the customer's need and want. It means कि आपके जो consumer है उनकी क्या कौन सी need है जो कि unsatisfied है, right? First thing, you need to identify the unfulfilled need and want. Second step you need to do is to manufacture that product or offering that can satisfy your consumer's need and want. Okay, थर्ड स्टेप इज कम्युनिकेशन. नाउ अब आपने देखो अनफुलफिल नीड भी फाइंड कर ली, आपने प्रोडक्ट भी बना लिया, लेकिन थर्ड स्टेप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अब वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, इस चीज को आपको कम्युनिकेट तो करना होगा कंज्यूमर को. आपको ये सारी चीजें कम्युनिकेट करनी होगी. यस, दिस इज द प्रोडक्ट दैट कैन सेटिस्फाई योर दिस नीड, राइट, एंड ऑफरिंग देम दिस काइंड ऑफ बेनिफिट. जो भी आपका प्रोडक्ट बेनिफिट दे रहा है, जो भी उसके एडवांटेजेस हैं, वो सारी चीजें आप कम्युनिकेट करोगे, राइट. एंड नेक्स्ट थिंग इज बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद योर कस्टमर्स. दिस इज व्हाट वी डू इन मार्केटिंग. ठीक है, तो मार्केटिंग एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, लेकिन अगर मैं सेलिंग की बात करूं, सो सेलिंग इज व्हाट, जस्ट सेलिंग योर प्रोडक्ट. मतलब सिर्फ हमारा फोकस सेल पर है, राइट, कि अब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया, अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को सेल करना है. दैट इज व्हाट सेलिंग इज. ठीक है, सो सेलिंग जो है वो मार्केटिंग का एक की कंपोनेंट है. दैट्स राइट. Okay, so we discuss about the difference between marketing and selling. Okay, next important thing is the marketing philosophies, right? So first philosophy is production concept. प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई यू शुड फोकस ऑन द प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल एंड mass distribution. It says that if you want that your customer buy your product more and more, your sales will increase. So you should offer the product that is available at less price and that is widely available to the consumer. Okay. Next is product concept. So product concept says that you should innovate your product time to time. You should offer more and more quality in your product, right? Only then consumer buy your product. मतलब अगर आप अपने प्रोडक्ट में टाइम टू टाइम चेंजेस करोगे, उसमें और ज्यादा क्वालिटी आप ऑफर करोगे, तभी आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा, दैट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट. सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सेलिंग कॉन्सेप्ट सेज दैट इफ यू वांट योर प्रोडक्ट टू सोल्ड, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि भाई आपका प्रोडक्ट सोल्ड हो जाए, देन you should follow aggressive promotion strategy, right? If you don't do the promotion, you can't sell the product.
right? Next concept is marketing concept. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई आप प्रोडक्ट किसके लिए बना रहे हो, कंज्यूमर के लिए, कस्टमर के लिए। सो वो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि भाई कस्टमर्स की नीड क्या है, वांट क्या है, राइट, एंड देन यू ऑफर द प्रोडक्ट दैट कैन गिव देम greater satisfaction, right? So this is what about marketing is. Next is social marketing concept. Now, social marketing concept says that while you are providing product and services to your customers, you should keep in mind society and consumers' well-being as well. It means try to do all the marketing activities so that you can enhance society's well-being. And society consists of consumer. It means society का well-being मतलब consumer का well-being. Okay. And the last concept is, or philosophy we can say, marketing concept and philosophies are the same thing. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों इसमें। नाउ अब देखो होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अब इन सारे कॉन्सेप्ट में क्या कॉमन था, इन सारे कॉन्सेप्ट में कॉमन ये था कि सबने किसी एक या दो चीज पर फोकस किया है बस। लेकिन होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई एक या दो चीज पर फोकस करने से काम नहीं चलेगा, हमें सभी चीजों पर फोकस करना है, हमें हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज हर एक एक्टिविटी पर फोकस करना है जो हमारे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जरूरी है। ठीक है, अब इसकी डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस हैं। होलिस्टिक मार्केटिंग डायमेंशंस, as you can see there are four dimensions of it: internal marketing, integrated marketing, relationship marketing and performance marketing. अब देखो इंटरनल मार्केटिंग क्या कहती है, इंटरनल मार्केटिंग कहती है कि भाई जो आपने एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, दे शुड बी कैपेबल इनफ, they should have that capabilities, abilities, so that they can offer value to your consumer, to your customer, right? Next is integrated marketing. So integrated marketing means your product and services, communication tools, your channels, these all should be integrated, right? Next is performance marketing. अब देखो performance marketing क्या कहता है, you know, companies spend so much on marketing, right? Millions, they spend millions of amount on just doing marketing. So when we are spending such a large amount on marketing, so we should measure its performance as well, right? So question is, how can we measure the performance of marketing? So for this we have quantitative measure and qualitative measure. Like क्वांटिटी की टर्म में आप कैसे मेजर करोगे मार्केटिंग की परफॉर्मेंस को, बाय योर सेल्स फिगर, है ना। अगर आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या है, आपकी जो मार्केटिंग एक्टिविटीज है, आपकी जो मार्केटिंग है वो अच्छी परफॉर्म कर रही है, ठीक है। एंड अगर हम नॉन क्वांटिटेटिव मेजर की बात करें, सो इन दिस वी हैव ब्रांड कस्टमर इक्विटी, राइट, कि आपके अगर ब्रांड वैल्यू इंक्रीज हो रही है, आपके जो लॉयल कस्टमर अगर आपके बिल्ड हो रहे हैं, अगर आपके कस्टमर सेटिस्फाइड है, इट मीन्स योर मार्केटिंग एक्टिविटीज आर डूइंग वेल, okay. And the last one is relationship marketing. So relationship marketing says that we should have good relationship with our customers, channel and partners, okay. क्लियर है यहाँ तक? This is clear or not? Yes, ma'am, clear. Okay. Now I'm sharing my screen again. Just have a look.
ओके, माय स्क्रीन इज विजिबल ना? Yes, तो Yes, ma'am. अब ma'am. हमने मार्केटिंग फिलोसफीज, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमने देख लिए। अब हम बात करते हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन की, कंपनीज इन्हें कैसे इम्प्लीमेंट करती हैं। ओके, सो आई हैव सम एग्जांपल्स फॉर यू। Wait a moment. ओके, फोन से वो चल नहीं रही है। बेटा आवाज आ रही है क्या इस वीडियो की? No, ma'am. No, ma'am. वही सारे बच्चे। No, ma'am. अब आ रही है? No, ma'am. बेटा आपको आनी चाहिए वॉइस। और किसी को भी नहीं आ रही है, मुझे ही नहीं आ रही बस क्लास में। बच्चे एक बार देखो। नहीं आ रही। नहीं आ रही मैम। एको आ रहा है क्या? Yes, ma'am. अब आ रही है वॉइस? इको हो रही है मैम वॉइस बहुत। ओके, इसमें एक सेकेंड, इसमें ना सबटाइटल आ रहे हैं, उसे आप रीड करना, देन मैं बताती हूँ कि क्या स्टोरी है। ठीक है, किस तरह से वो जो कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंट किया है इस कंपनी ने, राइट? सो दिस इज अ कैंपेन बाय नेस्ले, राइट? And Nestle implement the social marketing concept. Let's see how it implement this concept, right? Starting से देखते हैं।
read the subtitles. सो नेस्ले का ये जो कैंपेन है, इसका मोटिव क्या था? मोटिव इज बेटर लाइफ, बेटर फार्मिंग एंड बेटर कोको। सो उन्होंने क्या किया, 2009 में ये कैंपेन लॉन्च किया एंड इसमें उन्होंने फार्मर्स की जो लाइफ है, उनको उनको एक स्टेबल इनकम देने के लिए, उनके चिल्ड्रंस को एजुकेशन देने के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके अंदर उन्होंने फार्मर्स को ये एजुकेशन दी कि किस तरह से वो बेस्ट कोको प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। एंड वो जो कोको है, देन इट इज परचेज्ड बाय नेस्ले फ्रॉम दैट फार्मर। तो फार्मर्स को क्या है, उनको एक अच्छी इनकम मिल रही है, दे लर्न अबाउट हाउ टू डू सस्टेनेबल फार्मिंग, राइट। एंड नेस्ले आल्सो अचीव्ड देयर सोशल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। अब सोशल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव कैसे उन्होंने अचीव किया? क्योंकि दे आर प्रोड्यूसिंग द राइट प्रोडक्ट दैट कैन सेटिस्फाई द कस्टमर्स नीड, राइट। उसके साथ साथ उन्होंने सोसाइटी की वेलबींग को भी ध्यान में रखा। उन्होंने देखा कि भाई फार्मर्स के पास इतने पैसे नहीं तो अपने चिल्ड्रंस को एजुकेट कर सके, सो उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया, राइट। सो दिस इज सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, राइट। इस तरह से जो कंपनीज हैं वो इम्प्लीमेंट करती हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को। क्लियर हुआ? Now, if we talk about the product concept, so the major example of product concept is the company Apple. ठीक है, एप्पल के आप प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो वो टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं, इनोवेशन करते रहते हैं, राइट। और the first concept we have is a production concept. So production concept का जो great example है, that is Ford. So Ford company started using this production concept. How? By producing cheap and mass-produced cars, and they still do it nowadays. Let's see. Just have a look on this video. इसमें तो ऑडियो नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा। ओके, तो मैं समरी बता देती हूँ। बेसिकली इसमें क्या था, फोर्ड ने देखा कि भाई पहले जो कार्स थी वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, ठीक है। तो उसकी वजह से जो मिडिल क्लास लोग थे वो कार्स को बाय नहीं कर पाते थे,
तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम कार्स को लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करें। लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने से क्या होगा कि आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम आएगी, एंड देन आप कंज्यूमर्स को लो कॉस्ट पर जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल करा पाओगे, राइट? ओके, ठीक है, ये क्लियर हो गया कि कंपनीज किस तरह से मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड फिलॉसफीज को यूज करती हैं। चलो अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक पर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मार्केटिंग एनवायरनमेंट। अभी तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो अभी बताओ। समझ आ रहा है? ओके, नाउ मैम फर्स्ट लेट्स ये जस्ट, थ्योरीज इतनी बड़ी बड़ी क्यों है इसमें? इसमें मैम जो अभी आपने पीपीटी दिखाई थी उसमें इतनी बड़ी बड़ी थ्योरीज है। तो बेटा आपको क्या लगता है बेटा? मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो आप, मैं बेटा आपको ऐसे जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ा रही हूँ। आई वांट कि आपको इन डेप्थ नॉलेज हो, ठीक है? और वो जो मैंने आपको पीपीटी में थ्योरी बड़ी लग रही है ना आपको, वो तो बेटा कुछ भी नहीं है। आप फिलिप कोटलर की बुक देखोगे जो मैंने आपको रेफर की है, वो थाउजेंड्स में है उसके पेजेस। ये तो उसका टिप है, मैंने तो बहुत कट एंड शॉर्ट करके देन नोट्स बनाए हैं, ठीक है? ये ऐसा मत देखो कि थ्योरी इतनी बड़ी है या कुछ है, आपको जस्ट कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। जो की पॉइंट्स है वो मैंने उसमें दिए हैं, ठीक है? ट्राई टू रीड इन डेप्थ, तभी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का फायदा। एंड बिलीव मी, जस्ट ट्राई टू स्टडी मार्केटिंग, ठीक है? मैं आज फिलिप कोटलर की बुक डेफिनेटली गूगल क्लासरूम पर अपलोड कर दूंगी। मार्केटिंग इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जस्ट गो एंड रीड दैट बुक, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बिलीव मी, ठीक है? सो इन सारी चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दैट्स इट। और चीजों को रिलेट करना आना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है बेटा? ओके, now let's just understand first what is marketing environment. So marketing environment, इसका मतलब क्या है? It refers to all the factors and forces that affect the business organization's ability to build and maintain successful relationship with its target customer. सो मार्केटिंग एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स, वो सारे फोर्सेस आ जाते हैं जो आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को, मतलब आपको आपके टारगेट कस्टमर के साथ सक्सेसफुल रिलेशनशिप मेंटेन करने से जो आपको रोक रहे हैं या जो उसके बीच में हर्डल क्रिएट कर रहे हैं, राइट? In other words, we can say that it include all the factors that have an effect on the strategies, policies, and decision of the organization. It means कि ये वो सारे factors हैं जो directly और indirectly आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज को, पॉलिसीज को, डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। अब कैसे अफेक्ट करते हैं वो आगे हम स्टडी करेंगे, ठीक है? अब अगर हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट को के फैक्टर को डिवाइड कर, so we can divide it into two parts: micro factors, or we can say micro environment, and other one is macro environment. अब माइक्रो एनवायरनमेंट में कौन से फैक्टर्स आएंगे? लाइक कंपनी, सप्लायर, इंटरमीडियरी, customer, public, and competitor. Okay, and what about macro environment? Macro environment consists of the factors like technology, natural environment, demographic, economic, cultural, and political, legal. Okay. ओके, सो माइक्रो एनवायरनमेंट की बात करते हैं।
अब माइक्रो इन्वायरमेंट में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो एक इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं, ना कि ओवरऑल सारे बिजनेस को। लाइक एफएमसीजी इंडस्ट्री है, उसके लिए माइक्रो फैक्टर अलग होंगे। इंडस्ट्री के लिए अगर कोई और, लाइक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, ठीक है, तो उसके लिए माइक्रो फैक्टर्स अलग होंगे, राइट। सो सब कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसमें? कंपनी है, सप्लायर, मार्केटिंग इंटरमीडियरी, कस्टमर, कॉम्पिटिटर एंड पब्लिक्स। नाउ सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, दैट इज कंपनी. So all the department in an organization, from finance to manufacturing to purchase, have the potential to positively or negatively impact the satisfaction level of consumers. Obviously ना, हमारे organization के जितने भी different department है, ठीक है, वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, that will affect the satisfaction level of consumers, है ना। कि अगर suppose production department ने जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन है वो अप टू द स्टैंडर्ड नहीं किया, मतलब जो हमने प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड सेट किया था उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं हुआ, देन क्या होगा? क्या कंज्यूमर सेटिस्फाइड होंगे? नहीं, राइट। सपोज अगर जो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट वी कैन से, अगर वो हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचा ही नहीं पाया, कंज्यूमर को राइट टाइम पर राइट प्लेस पर प्रोडक्ट मिला ही नहीं, सो कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा? उसके सेटिस्फेक्शन लेवल पर तो इम्पैक्ट आएगा ना, राइट। So as a result, the marketing department has to work closely with all the departments so that they can identify ways by which each department can contribute in delivering exceptional customer value and superior satisfaction. So this way हमें पता है कि सारे जो departments हैं उनको हमें closely monitor करना है, so that जो सारे डिपार्टमेंट हैं वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सके कस्टमर को एक्सेप्शनल वैल्यू देने में एंड सुपीरियर कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करने में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सप्लायर। ठीक है, अब सप्लायर कौन है? अब हमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है तो रॉ मटेरियल एंड अदर जो पार्ट्स होते हैं वो हम कहीं ना कहीं से तो परचेज करते हैं, जिनसे हम परचेज करते हैं वो कौन होते हैं? हमारे सप्लायर, राइट। सो सप्लायर भी हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। सपोज अगर सप्लायर कहता है कि भाई रॉ मटेरियल तो अब महंगा हो गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया है, देन क्या होगा? रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो गई। रॉ मटेरियल की कॉस्ट अगर इंक्रीज हो जाएगी देन क्या होगा? आपके प्रोडक्ट का प्राइस भी इंक्रीज होगा, है ना, क्योंकि आपको आगे से ही रॉ मटेरियल महंगा आ रहा है, देन आप क्या करोगे? आप प्राइस इंक्रीज करोगे, राइट। सपोज या फिर रॉ मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है सप्लायर के पास, देन क्या होगा? आपकी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो अफेक्ट होगी, है ना। सो इस तरह से जो सप्लायर है वो भी हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। तो देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। पहली बात, आपके पास ये नहीं है कि आप सिर्फ एक ही सप्लायर पर रिलाई करो, ठीक है, आपके पास 2-3 सप्लायर होने चाहिए ऑल्टरनेट, सो दैट इन केस अगर एक सप्लायर के पास रॉ मटेरियल नहीं है तो आप दूसरे से कांटेक्ट कर सको, ठीक है। सेकेंड थिंग इज मेंटेन अ गुड रिलेशन विथ योर सप्लायर, उनके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखो, ठीक है। एंड ओके, दैट्स इट। So the marketing department formulate its marketing strategy keeping the risk factors such as quality of supplies, supply chain cost, availability of raw material, etc. ठीक है। सो मार्केटिंग डिपार्टमेंट जब स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करेगा तो हम इस चीज को भी ध्यान रखेंगे कि हमारे जो सप्लाईज की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सप्लायर्स हमें कौन से कंसिडरेशन में रखने हैं, राइट, किन से हम क्वालिटी ऑफ सप्लाईज ले सकते हैं, राइट, सप्लाई चेन कॉस्ट क्या आएगी, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी को भी आपको ध्यान में रखना है, राइट। नेक्स्ट इज मार्केटिंग इंटरमीडियरीज. So marketing intermediaries, it refers to the people and business like banks, financial institution, venture capitalist, wholesaler, retailer, and so on, that help the business organization to promote, sell and distribute its product to the final buyer. अब देखो मार्केटिंग इंटरमीडियरी में वो सारे लोग या बिजनेसेस आ जाएंगे जो आपके
प्रोडक्ट को प्रमोट करने में, सेल करने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आपके रिटेलर, होलसेलर हो गए, ये किस में हेल्प करते हैं? प्रमोशन में, सेलिंग में या डिस्ट्रीब्यूशन में? टेल मी। बेटा क्वेश्चन है, गिव मी द आंसर। यस क्लास। बेटा आप रिप्लाई क्यों नहीं करते? सबने ऑन करके क्लास एंड देन लीव कर दिया है क्या? यस एवरीवन। बेटा अटेंडेंस नहीं मिलेगी अगर आपका इस तरह से बिहेवियर रहेगा तो। डू रिप्लाई। तान्या, तनीषा, यस मैम। यस बेटा। रिटेलर, होलसेलर, ये कौन सा टास्क परफॉर्म करते हैं? सेलिंग का, प्रमोशन का या डिस्ट्रीब्यूशन का? मैम डिस्ट्रीब्यूशन का। वेरी गुड, ओके। और ये जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज होती हैं, ये मैम प्रमोटिंग। मैम प्रमोशन का। वेरी प्रमोशन। गुड। अब जागे हो तुम लोग? कहाँ सो रहे थे? नींद आ गई थी? चलो ओके, रिप्लाई करते रहा करो। मुझे भी इंटरेस्ट है पढ़ाने में, मैं इतना डेडिकेटली पढ़ा रही हूँ और आप लोग बताओ, गलत बात है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कस्टमर्स की। So customers refers to the individual household or organization that purchase a product for the use in the production of other product, or an organization that purchase a product for resale at a profit. देखो कस्टमर में कौन आ जाएगा? ये इंडिविजुअल हो सकते हैं, हाउस होल्ड हो सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, जो आपके प्रोडक्ट को या तो फाइनल कंजम्पशन के लिए या तो अदर गुड्स की प्रोडक्शन के लिए परचेज कर रहे हैं या फिर रीसेल के लिए परचेज कर रहे हैं। ठीक है। सो सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस। सबसे मोटिव तो हमारा यही है ना कि भाई हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड होने चाहिए। दिस इज व्हाट वी वांट। So if a business organization doesn't have customer, they can't sell anything. अगर organization के पास customer ही नहीं है तो भाई कैसे sell करोगे? Right? However, all the customer of the organization are not same. The marketing manager need to study the need of the customer on a continuous basis. क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज आपने नीड स्टडी कर लिया, आपने देखा कि हाँ भाई ये कस्टमर की अनफुलफिल नीड है, इसके लिए प्रोडक्ट लेके आते हैं। अब उनकी जो नीड्स है वो चेंज हो गई, देन क्या होगा? आपको उस चेंजिंग नीड के अकॉर्डिंग या तो आप अपने प्रोडक्ट में चेंज करो या तो न्यू प्रोडक्ट लेके आओ। राइट? ओके। सो अगर हम कस्टमर मार्केट को कैटेगराइज करें तो हम 5 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट इज कंज्यूमर मार्केट। अब देखो कंज्यूमर मार्केट में इंडिविजुअल्स आ जाएंगे, हाउस होल्ड आ जाएंगे, जो कि अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर। ठीक है। नेक्स्ट इज बिजनेस मार्केट। इसे हम these customer are popularly as business to business customer और B2B कस्टमर। इनको हम B2B कस्टमर भी बोलते हैं क्योंकि एक बिजनेस जो है दूसरे बिजनेस से परचेज कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। अब वो क्यों परचेज करते हैं? क्योंकि भाई अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए उन्हें उनका प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है। ओके। नेक्स्ट इज रीसेलर। अब रीसेलर कौन होते हैं? These are the customer purchase product and service to resell them to other with the motive of earning profits, है ना? Next is government market. अब गवर्नमेंट मार्केट में कौन आ जाएगा? इसमें आ जाएंगी गवर्नमेंट एजेंसी। अब वो गवर्नमेंट एजेंसीज क्यों बाय कर रही है प्रोडक्ट और सर्विस को? So that they can provide public services or to those who they deem need them. गवर्नमेंट एजेंसीज बिजनेस से गुड्स परचेज करेगी और उन लोगों को देगी जिनको सच में उनकी नीड है। ओके।
Next is international market. So these set of customer resides in other countries other than the country in which the business organization is in existence. It means इंटरनेशनल मार्केट का मतलब क्या है, ये वो कस्टमर है जो कि अदर कंट्री में है और हमारा प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कोई भी हो सकते हैं, कंज्यूमर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, रीसेलर हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ओके, चलो एक क्वेश्चन बताओ। सपोज एक कंपनी एक्स है, ठीक है, वो कंपनी वाई से उनका जो प्रोडक्ट है वो परचेज करना चाहती है, ठीक है। तो ये कौन सी मार्केट में आएगा? कंज्यूमर मार्केट, बिजनेस मार्केट, रीसेलर और गवर्नमेंट मार्केट? Business market. Very good. Yes, very nice everyone. Okay. ये जो होलसेलर्स हैं जो कि मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली परचेज करते हैं प्रोडक्ट, ये किस मार्केट में आएंगे? Resellers. Yes, very nice, Tanya. Reseller. Okay. हम किस कैटेगरी में आएंगे? हम किस मार्केट में आएंगे? हम सब Consumers market. यस, कंज्यूमर मार्केट, क्योंकि हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट और सर्विस परचेज करते हैं अपने ओन पर्सनल यूज के लिए। अच्छा, ठीक है। सपोज तान्या की जो कंपनी है इंडिया में है, तान्या के कस्टमर अलग अलग कंट्री से बाय करते हैं, लाइक यूएस, चाइना एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये कौन सी मार्केट के कस्टमर है? इंटरनेशनल मार्केट। International market. वेरी गुड सोनी, पिंकी, इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। ये तो क्लियर है, आराम से आइडेंटिफाई कर लिया आपने। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर क्या है हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट का? कॉम्पिटिटर्स। So competitors of the organization refers to all business organization that market or produce a similar product or close substitute of product manufactured by organization. Competitor का मतलब क्या है कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके प्रोडक्ट जैसा ही प्रोडक्ट या उसका सिमिलर ही प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, ठीक है। जैसे कि लक्स, डव है तो सोप ही ना, सिमिलर ही प्रोडक्ट है, तो ये कौन हुए? कॉम्पिटिटर हुए, ओके। So in the Indian business environment, no business organization can enjoy the position of monopoly because of cutthroat competition, है ना। हमारे यहाँ इंडिया में मोनोपोली तो है ही नहीं, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। Moreover, globalization is promoting competition and making it difficult for domestic organization to survive and win over the competitor. क्योंकि अगर आपको कंपटीशन में जीतना है, देन मेन थिंग क्या है कि सबसे पहले तो आपको अपना ब्रांड स्टैब्लिश करना है। आपका जो प्रोडक्ट है वो ऐसा होना चाहिए जो कि हाई वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को, राइट, एंड बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर की पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग प्राइस्ड होना चाहिए, ओके। एंड टाइम टू टाइम आप अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करते रहो जैसे जैसे आपके कस्टमर्स की नीड्स में चेंजेस आ रहा है, ठीक है। सो इन सारे फैक्टर्स को हमें ध्यान में रख के देन हमें कंपटीशन को फेस करना होता है, ओके। नाउ अगर जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके एक्शन, उनके रिएक्शन, वो भी हमारी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट करते ही हैं। सपोज जैसे कि मैंने लक्स और डव का एग्जांपल लिया, ठीक है। सपोज दोनों की जो सोप है 2020 की आती है, ठीक है। अगर सपोज डव ने अपना जो प्राइस है वो 15 कर दिया, अब उससे होगा क्या? देखो, डव ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में चेंज किया, उसने सोचा कि भाई क्यों ना और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइस कम करें, है ना, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि भाई प्राइस कम होगा डिमांड ज्यादा होगी। तो डव की स्ट्रैटेजी तो अच्छी थी, लेकिन डव की स्ट्रैटेजी ने लक्स को अफेक्ट किया। क्यों अफेक्ट किया? अब लक्स के कस्टमर ने सोचा भाई लक्स की 120 रुपए की है और जब मुझे सेम जो प्रोडक्ट क्वालिटी है डव में भी मिल रही है, ऑब्वियसली सेम पर्पस सर्व कर रही है, क्लेंजिंग मॉइस्चराइजिंग, राइट, रिफ्रेशिंग है दोनों ही, देन उस केस में क्या होगा? लक्स के कस्टमर भी कहाँ? डव के पास शिफ्ट हो जाएंगे,
अब हमने देखा कि भाई किस तरह से डव के जो एक्शंस थे उन्होंने क्या किया कि लक्स के जो परफॉर्मेंस है, लक्स की जो कंपनी है उसकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर दिया, क्योंकि अब तो उनकी सेल्स डाउन हो गई, राइट। सो इस तरह से जो कॉम्पिटिटर है वो फर्म की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज पब्लिक। सो पब्लिक का क्या मतलब है यहाँ पर? It refers to a group of individuals who have an actual or potential interest in or impact on an organization's ability to achieve its objective. देखो पब्लिक में वो सारे इंडिविजुअल आ जाएंगे, ठीक है, जिनका इंटरेस्ट है आपके ऑर्गेनाइजेशन में और वो इतनी एबिलिटी रखते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने से वो रोक सकते हैं, राइट। कौन कौन आ जाएगा इसमें? फॉर एग्जाम्पल मीडिया पब्लिक, जैसे कि न्यूज़पेपर, ब्लॉग्स, मैगजीन, जर्नल, रेडियो, टेलीविजन। अब कैसे ये लोग इम्पैक्ट करते हैं? आपने टर्म सुनी होगी पब्लिसिटी, यू नो अबाउट पब्लिसिटी? Do you know it? What is publicity? Okay. So देखो पब्लिसिटी का मतलब क्या होता है? इट्स अ नॉन पेड मेंशन ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब आपने पैसे नहीं दिए हैं कि भाई मेरे प्रोडक्ट के बारे में आप बताइए, कम्युनिकेट कीजिए इसके बेनिफिट्स एंड सो ऑन। वो किसी ने अपनी मर्जी से किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि उनको जेन्युइनली आपका प्रोडक्ट पसंद आया है। जैसे कि अभी विराट कोहली ने आई थिंक सोशल मीडिया साइट पर नेटफ्लिक्स के साथ नेटफ्लिक्स देखते हुए एक पोस्ट किया था, तो दैट इज पब्लिसिटी, क्योंकि नेटफ्लिक्स वालों ने विराट कोहली को पैसे नहीं दिए, ठीक है। सो वो क्या है? पब्लिसिटी है। सपोज इसी तरह से किसी न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आया, ठीक है, उसमें किसी भी प्रोडक्ट के बारे में मेंशन किया गया था कि भाई ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है एंड सो ऑन, एक ब्लॉग था उसके बारे में, तो उससे होगा क्या कि उससे ऑब्वियसली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर है उन पर, कि हाँ भाई जेन्युइनली अच्छा होगा प्रोडक्ट, ठीक है। देन क्या होगा? आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है कि सपोज अगर आपके प्रोडक्ट के नेगेटिव जो एस्पेक्ट हैं वो लिखे गए हैं किसी न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, देन उससे क्या होगा? आपके जो कस्टमर हो सकते थे वो भी नहीं बाय करेंगे आपके प्रोडक्ट को, कि भाई इसके तो रिव्यूज ही बेकार है, क्या फायदा इसे परचेज करने का, है ना। लाइक मूवीज के रिव्यू आते हैं ना न्यूज़पेपर्स में, आपने देखे होंगे कि भाई इस मूवी को हम 5 में से 2 स्टार देते हैं, जो क्रिटिक्स रिव्यू होते हैं उसका भी इम्पैक्ट आता है। दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन पब्लिक, मीडिया पब्लिक, ठीक है। Okay, next is local public. Local public, it refers to individuals that stay near the business organization and can affect the operation of the business. ठीक है, मतलब लोकल पब्लिक का मतलब क्या है? ये वो इंडिविजुअल्स हैं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के आसपास रहते हैं एंड दे कैन अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। वो आपके बिजनेस के ऑपरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फैक्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एमिट्स पॉल्यूशन, the local public may file a complaint against the business organization. अब भाई आपने यहाँ पर फैक्ट्री लगा रखी है सपोज फरीदाबाद में, पर जहां पर फैक्ट्री लगाई है उसके आसपास लोगों के घर है, ठीक है। आप जो भी मशीन्स यूज कर रहे हो उससे वहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, देन उस केस में जो नियर बाय जो वहां पर पब्लिक रह रही है वो आपके खिलाफ कंप्लेन कर सकती है ना। तो ये जो पब्लिक है ये कौन हुई? लोकल पब्लिक, ठीक है। सो हमें इनके साथ भी अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखने चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज वी हैव citizen action public. So it refers to government or independent agencies such as Bureau of Indian Standard, Custom Exercise Department, right? So the business organization should be in touch with the representative of these group to keep abreast with any of their concern and problem that might have an impact
or effect on the organization, business and practice. So organization को चाहिए कि भाई ये जो independent agency है इनके साथ contact में रहे, so that अगर आपकी organization से related कोई भी problem आती है, then you can solve it quickly. Is it clear? Are you getting Yes, my ma'am. point? Okay. Next is internal public. Internal public, it means employee of your organization. So अगर आप चाहते हो कि हमारी organization smoothly function करे, right? So बहुत important है कि आपके जो employees हैं वो well satisfied होने चाहिए. देखो एक ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब उसके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो. अगर आप अपने एम्प्लॉय को इतना ज्यादा मतलब क्यूमुलेट कर रहे हो, कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे हो, सैलरी भी नहीं दे रहे हो, देन क्या होगा, एम्प्लॉय बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे. ठीक है, नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाएगा, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज है वो डाउन होगी. ठीक है, एंड अगर एम्प्लॉयज आपके फ्रस्ट्रेटेड होंगे तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी अचीव नहीं कर पाओगे. अगर हम ये जो बिग बिग ऑर्गेनाइजेशन है, इफ यू टेक देयर एग्जांपल लाइक गूगल एंड सो ऑन, वहां पर वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा है. दे वैल्यू देयर एम्प्लॉयज, एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपने एम्प्लॉय की वैल्यू करें. ठीक है, उन्हें प्रॉपर उनकी एजुकेशन, उनके एक्सपीरियंस लेवल और उनकी एबिलिटी है, उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उन्हें पे दिया जाना चाहिए, उन्हें फैसिलिटीज दी जानी चाहिए. राइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज अगर आप अपने एम्प्लॉयज को लाइक बहुत ज्यादा हरास करोगे, देन उस केस में क्या होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएगी. ठीक है, और एक और कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज एम्प्लॉय टर्नओवर. ठीक है, अगर आप एम्प्लॉय को क्विकली फायर करते हो, क्यों, क्योंकि या फिर आपके एम्प्लॉय जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रिजाइन करके जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन की इमेज खराब होती है. एक ऑर्गेनाइजेशन के ये बहुत जरूरी है कि वो अपने टैलेंटेड एम्प्लॉयज की वैल्यू करे और उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करके रखे. ठीक है, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल पब्लिक. देखो फाइनेंशियल पब्लिक क्या है, इट रेफर्स टू द बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट हाउस, स्टॉक होल्डर्स. So the relationship that business organization have with the financial public has a direct influence on the organization ability to procure fund. Suppose अगर आपके बैंक्स के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ रिलेशन ही खराब है, then क्या होगा, आप फंड कहाँ से प्रोक्योर करोगे. आपने डिसाइड तो कर लिया कि ठीक है ये प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करेंगे, पर करोगे कैसे जब पैसे ही नहीं है तो. क्या, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पब्लिक. So it is very essential for the management of the business organization to take into consideration the policies, law being made and being amended by the government and consult government officials and their lawyers. So देखो गवर्नमेंट पब्लिक का मतलब क्या है कि भाई जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसे सारे जो भी हमारे लॉज हैं, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है, उन सबको ओबे करना चाहिए. राइट, नेक्स्ट इज जनरल पब्लिक. So the business organization need to take into consideration the attitude, perception of the general public towards the product and service it offers, along with the activities they conduct in the marketplace. So business organization को ये भी ध्यान रखना है कि भाई जो जनरल पब्लिक है उसका क्या परसेप्शन है, क्या एटीट्यूड है हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर. ओके, क्योंकि ये आपके ब्रांड वैल्यू को अफेक्ट करता है. ठीक है, माइक्रो एनवायरनमेंट क्लियर है. ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर.